नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगा और लगातार आपको क्लासें नहीं मिल पाई हिंदी की, तो उसके पीछे रीज़न रहा मेरा स्वास्थ्य। अब मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हो गया। दुआ करिए अब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे तो लगातार आपको आपकी हिंदी की क्लासेस मिलती रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हिंदी, जैसे कि हिंदी में हमारा पहला टॉपिक जो है वो वर्णमाला होता है। कौन सा टॉपिक होता है बच्चों? वो होता है वर्णमाला। उसी की हम बात करेंगे, उसी का हम आगे सिलेबस पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम वर्णमाला की। तो हिंदी में पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से हम शुरू कर रहे हैं और ये समझ लीजिएगा कि जो वर्णमाला है हमारी, वो जितने भी एग्जाम होते हैं और जिन एग्जाम में हिंदी लगी हुई है, जिन परीक्षाओं में हिंदी लगी हुई है, उसमें वर्णमाला से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 50 आएंगे तो वो संख्या लगभग 5-6 तक पहुंच जाती है और 1-2 क्वेश्चन तो आपको सारे एग्जामों में देखने के लिए मिलता है। उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। तो बच्चों, वर्णमाला, अगर हम बात करें वर्णमाला, तो इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, वर्ण और माला। वर्ण माला, इस तरीके से इसमें क्या आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं, अर्थात ये एक संधि शब्द हो रहा है वर्ण माला। अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं वर्णमाला, तो क्या क्या शब्द आ रहे हैं? एक आ रहा है हमारा वर्ण और दूसरा क्या आ रहा है हमारा? माला। ठीक। अब वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसी इकाई? लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो कहलाती है वो वर्ण कहलाती है। और माला, माला का मतलब होता है पिरोना या व्यवस्थित करना। तो इसका अगर एक साथ हम अर्थ लें तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्ण की हमने बात कर ली। क्या है वर्ण? कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक। अब वर्ण की अगर हम आगे थोड़ी सी आगे बात करते हैं तो वर्ण क्या? वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। उनकी अब हम बात कर लेते हैं। वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये हो गया हमारा वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। क्या होता है दूसरा? व्यंजन। एक होता है हमारा स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन। ठीक है। तो उन स्वरों की बात आज हम करने वाले हैं। किनकी? जो वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं स्वर, उनकी बात हम यहां करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं हम स्वर। किसको कहेंगे आप स्वर? भाई एक बात हो गई व्यंजन की, एक हो गई स्वर की। तो स्वर किनको कहेंगे, अर्थात स्वरों को आप कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो स्वर, सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं परिभाषा जो आपको देखने के लिए मिलती है। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र का मतलब समझते हैं? जो स्वतंत्र हो, किसी से बंधा हुआ ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र कहेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। ठीक है। अब स्वर कहते हैं उन्हें। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो हम बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां है, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्वर, और स्वर में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ए, आ, ई, उ, ऊ, री, यानी कि री, ए, आई, ओ, औ, अंग और एह। ये जो टोटल हमारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्वर दिखाई दे रहे हैं और उनकी संख्या कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये टोटल जो है वो 13 आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको? 13। तो ये जो 13 हैं ये कुल स्वर हैं।
कितने हैं ये कुल स्वर, यानी कि सभी जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब ये जो है हमारे 13 स्वर हैं, ये सभी हैं, इसमें कोई स्वर छूटा नहीं है, ये सारे के सारे हमारे स्वर आ गए। अब क्वेश्चन में, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं। तो आपके सामने पता चल गया कुल स्वर कितने हैं, 13। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों स्वर नहीं आते, ये दोनों स्वर नहीं आते। क्यों नहीं आते उसके पे अभी हम आएंगे। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं हमारे 11। 11 क्यों होते हैं, क्योंकि 2 स्वर हमने हटा लिए। क्यों हटा लिए उसकी हम बात करते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। बच्चों नोट करते जाना इसको, ये अभी आपको पढ़ते हुए लग रहा होगा कि हमें ये आता है या हमें याद है, लेकिन जब ये लिखा हुआ नहीं होगा तो पता नहीं कब हमारे दिमाग से स्लिप हो जाएगा और पता नहीं चलेगा 10 कैसे, 11 कैसे, 13 कैसे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो कहीं इसको जो आप नोट्स बनाओगे हिंदी के, आज से स्टार्ट हो रहा है जैसे, तो आप नोट्स बना लीजिएगा, जो जो फैक्ट, जो जो आपको बिंदु लगते हैं कि नोट करने वाले हैं, तो उनको नोट करिए और बाद में टाइम मिले तो उसको पढ़ते रहिएगा। तो अब 3 बातें हो गई कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी भाई, 10 हो गई, ठीक है। और स्वरों की संख्या कितनी हो गई भाई, वो 11 हो गई। और कुल स्वर जो हो गए वो हमारे 13 हो गए। अब इनका हम विभाजन कर लेते हैं, कैसे कैसे हमने इनका विभाजन करा है। तो अगर हम कुल स्वरों की बात करें तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप में आपको बता देता हूं। कुल स्वर बराबर मूल स्वर प्लस आयोग वह, आयोग वह। तो इस तरीके से ये जो हो गए हमारे कुल स्वर कितने बताए बच्चों मैंने, कुल स्वर मैं आपको बता रहा हूं 13 बराबर मूल स्वर बताया आपको 11 प्लस आयोग वह 2, तो बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब आयोग वह मूल स्वर, मूल स्वर का मतलब जो होता है जो मूल रूप से लिखे जाते हैं या मूल रूप से जो यहां वर्णमाला में उपस्थित होते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उनको मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद जो आयोग वह, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता आयोग वह। ये शब्द आया आयोग वह, इसका क्या मतलब है आयोग वह। इनकी एक अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे वर्ण जो स्वरों में रखे तो जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों में रखे तो जाते हैं परंतु गिने नहीं जाते। रखे तो जाते हैं, वर्णमाला में रखे तो जाते हैं परंतु गिने नहीं जाते। गिने क्यों नहीं जाते, क्योंकि इनमें क्या होती है, 2 चीजें होती हैं। देखो ए था, अंग लगा दिया, ऐता अह लगा दिया, अर्थात विसर्ग लगा दिया, तो इसलिए क्या हो गई, इनमें 2 रूप हो गए और 2 रूप होने के कारण इसको हम आयोग वह के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात वर्णमाला में आते तो हैं परंतु गिने नहीं जाते, लेकिन कुल में गिने जाएंगे, उनको क्या कहते हैं, हम आयोग वह कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जो स्वर हैं हमारे, दोबारा से एक बार पूरे पे हम प्रकाश डाल लेते हैं कि स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और कुल स्वर कितने होते हैं हमारे, कुल स्वर होते हैं 13। और उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। कुल स्वर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, मूल स्वर प्लस हमारा आयोग वह, तो टोटल ये जो हमारे हैं कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। बच्चों कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से आएगा, तो आप समझ लेना कि अगर कुल की बात करेगा तो कुल बताएंगे, स्वरों की बात करेगा तो स्वर बताएंगे, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की बात करेगा तो हम उच्चारणों के आधार पर इसको बता देंगे। बच्चों इसको हम बता देंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसके बाद कि एक चीज और आती है, एक होता है हमारा, क्या होता है, सजातीय और विजातीय का नाम सुना है किसी बच्चे ने, सजातीय और विजातीय। वो ज्यादातर बुकों में नहीं मिलता है सजातीय और विजातीय, वो हमारा आगे जाके संधि में काम आएगा, तो इसलिए मैं उस चीज को यहीं क्लियर कर देता हूं। एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय और एक होता है विजातीय। सजातीय और विजातीय क्या होता है, सजातीय और विजातीय। सजातीय मतलब अपनी जाति वाला, विजातीय मतलब दूसरी जाति वाला। जब किसी स्वर का जो निर्माण होगा अपनी ही जाति वाले स्वर के योग से होगा तो उसको हम सजातीय में रखेंगे, यानी कि उसके ही कैटेगरी में।
और जो दूसरे के मिलने से जिसका निर्माण होगा उसे हम विजातीय कहेंगे। जैसे अगर मैंने बात करी कि भाई ए और प्लस ए, तो दोनों को अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर बनाना है, क्या बनाना है, ए बनाना है। क्या बनाना है, ए। तो इसका निर्माण कैसे करेंगे हम, मैं संधि की बात कर रहा हूं, जिस संधि में जो हमें काम आना है। तो अगर हमें ए बनाना है, ए बनाना है, तो ए प्लस ई बराबर क्या होता है, ये ए होता है। तो ये क्या हो गया, ये विजातीय हो गया, और ये क्या हो गया, ये सजातीय हो गया। अर्थात जिन स्वरों का निर्माण अपने ही जाति के स्वरों के मिलने से बनेगा उसे हम सजातीय कहेंगे, और जिनका निर्माण दूसरे से बनेगा उसे हम विजातीय कहेंगे। एक बार यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा था कि दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण सजातीय है और दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण विजातीय है। यूपी ट्रिपल एससी ने लगभग 17-18 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए बच्चों मैंने ये क्लियर कर दिया, सजातीय और विजातीय। बहुत कम बुकों में आपको सजातीय और विजातीय के बारे में देखने के लिए मिलता है, इसलिए ये हमारा यहां से क्लियर हो गया। तो यहां हमने बात कर ली स्वरों की, कुल स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कहां कहां हम उसको रखते हैं, कहां कहां हम उसको रखते हैं। बच्चों एक चीज और मुझे यहां से थोड़ी सी बतानी है आपको, मैं उसको और बता देता हूं, उसको और बता देता हूं। उसमें क्या बात करेंगे हम, इसमें करेंगे हम आयोगवाह की बात। आयोगवाह में हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास अंग। क्या है, ये अंग है, ये अंग है। अंग मतलब ये क्या है, हमारे पास अनुनासिक वर्ण है। कैसा वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। कैसा वर्ण है बच्चों, अनुनासिक वर्ण है, जो हमारा अंग के रूप में काम आता है। जैसे हमने लिखा अंग, अंक लिख लिया, ऐसे लिख लिया हमने अंग, तो ये हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण है। क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है। एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो हमारे व्यंजन में जाके जो पंचम वर्ण होते हैं उसको हम अनुस्वार कहते हैं, जो अंग के रूप में यानी कि एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पांचवें अंक के रूप में भी रहते हैं, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और ये क्या है, हमारा अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, चलिए यहां से ये आपका क्लियर हो गया होगा। स्वरों की बात हमने यहां से कर ली, ये लगभग लगभग आपका क्लियर हो गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम चलते हैं, तो बच्चों आपने देखा होगा कि वर्णों का विभाजन करा गया है। वर्णों का, कौन से वर्णों का, स्वर वर्णों का क्या करा गया है, विभाजन करा गया है। क्या विभाजन करा गया है भाई, जो स्वर वर्ण है ये अलग अलग स्थानों से उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे अगर हम इन्हें होठ पे बोलने की कोशिश करेंगे तो होठ से जो हमारे ये 11 वर्ण हैं ये अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि बोले जा रहे हैं। जीभ से बात करेंगे तो ए कहीं से बोला जा रहा है, ई कहीं से बोली जा रही है। अगर हम फिर किसकी बात करेंगे, होठों की बात कर ली हमने, जीभ की बात कर ली हमने, मुंह के खुलने और बंद करने की अगर हम बात करेंगे तो उसके आधार पर अलग होते हैं। अगर हम मात्राओं की बात करेंगे तो उसके आधार पर ये अलग होते हैं। तो स्वरों का क्या करना पड़ता है, हमें वर्गीकरण करना पड़ता है। और बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब जो एग्जाम चल रहा है, अब जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है वो सिंपल क्वेश्चन ना देके थोड़ा अंदर से चल रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज्यादा है। जो एग्जामिनर, जो बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए वो बहुत ज्यादा हैं, तो एग्जामिनर भी समझ रहा है कि मुझे भीड़ को कैसे कम करना है, तो क्वेश्चन वो थोड़े नीचे से निकाल के ला रहा है। जो क्वेश्चन पहले से एक रीति में चले आ रहे थे उनसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन बना रहा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं जिन टॉपिकों को हम ये समझ लेते हैं जैसे वर्णमाला में से कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, तो उनसे अब क्वेश्चन बना रहा है। आप उठा के देखें क्वेश्चन तो परीक्षा का एकदम लेवल चेंज हो गया है। तो चेंज क्या हुआ है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा तो है नहीं वो आउट ऑफ सिलेबस दे देगा, लेकिन कर क्या रहा है, वो क्वेश्चनों को उठा रहा है उनके पास से, यानी कि जिन चीजों को, जिन फैक्टों को हम छोड़ देते हैं वहां से वो क्वेश्चन बना रहा है। और बच्चों को लगता है कि अरे बड़ा टफ पेपर आ रहा है, सारी चीजें पढ़ के जाओगे तो टफ नहीं लगेगा। और मैं ये आपसे वादा करता हूं अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो हिंदी का एग्जाम आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े मजे मजे से हम कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। हिंदी इतना बड़ा नहीं है भाई, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो हिंदी को, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी वर्णमाला लिख दीजिएगा, पूरी का मतलब है 52 अक्षर, तो शायद ही 2-3 ही महारत होंगे जो पूरे के पूरे 52 अक्षर लिख देंगे। पढ़ते आ रहे हैं आप स्टार्टिंग से, जब से आपने कलम पकड़ा है क ख ग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वर्णमाला में 52 अक्षर लिखने की बात होगी तो 1 या 2 ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो
पूरी वर्णमाला को लिख पाते हैं, वरना वर्णमाला ही नहीं लिख पाते। फिर एग्जाम में जब वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं तो वहां गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हिंदी आप पढ़ रहे हो, वर्णमाला आपकी याद होनी चाहिए, जो स्टार्ट से लगा के, स्टार्टिंग शुरू से लगा के लास्ट तक काम आएगी, क्योंकि वर्णमाला हिंदी पे हम काम कर रहे हैं, वर्णमाला ही नहीं पता तो भाई कैसे काम चलेगा। सबसे पहले जब नोट्स बना रहे हो आप, तो पहले पेज पे आपकी वर्णमाला पूरी लिखी होनी चाहिए, और जब आप उस पर बार बार काम करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्णमाला में क्या है, कैसे है। चलिए आगे फिर शुरू करते हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वरों का वर्गीकरण है, तो स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? मात्रा ऑब्लिक उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा ऑब्लिक उच्चारण काल के आधार पर क्या करा गया है? स्वरों का वर्गीकरण करा गया। उच्चारण और मात्रा, यानी कि उच्चारण मतलब हम जो बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, बोलने में जितना समय ले रहे हैं किसी वर्ण को, वो क्या कहला रहा है? उसका मात्रा या उच्चारण काल कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने बोला ए, फिर बोला आ, तो ए जो मैं उच्चारित कर रहा हूं, फिर आ बोल रहा हूं, तो ए आ बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो लगभग डबल समय लग रहा है। जो ये डबल समय लग रहा है, जो समय की परिधि है, यही तो क्या कहला रही है? हमारी उच्चारण काल कह रही है। उसका समय जो ले रहे हैं हम बोलने में, बच्चों पता नहीं चलता हमें कि हम बोल रहे हैं, लेकिन बोलने में जो समय लगता है वो समय ही तो है, वही तो मात्रा है उसकी। क्या है वो? उसकी मात्रा है। जैसे हम पढ़ते थे या आप भी पढ़ते हैं कि छोटी बड़ी, तो छोटी का मतलब है कम समय, बड़ी का मतलब है ज्यादा समय। तो उसके आधार पर हमने क्या करा है? इन स्वरों का वर्गीकरण करा है। सबसे पहले हमारे पास है ह्रस्व स्वर। क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है हम इसको लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पास ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर को क्या जानते हैं? लघु स्वर। अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या समय लगता है? बहुत कम समय लगता है, बहुत सबसे कम समय लगेगा, उसे क्या कहते हैं हम? लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे लघु स्वर कहते हैं। और लघु स्वर की संख्या कितनी होती है? लघु स्वरों की संख्या होती है 4, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, ई, उ और री कहते हैं हम इसको, ऋषि भी कहते हैं, री भी कहते हैं। अपने अपने उच्चारण के हिसाब से कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तो आपको पता ही है कि वर्णमाला का जो उच्चारण होता है वो सही तरीके से नहीं होता। ये मैं इस चीज को मानता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण एकदम शुद्ध होता है, अपने यहां शुद्ध नहीं होता। ये जो होता है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है, जलवायु के कारण होता है। जहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां दूसरे तरीके से होता है, जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां दूसरे तरीके से होता है। दूसरी बात, यहां जो माहौल की बात होती है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा उस तरीके से हम उच्चारण कर रहे हैं। चलिए, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या लघु समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बच्चों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, और एक बार यह क्वेश्चन आया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसको लिख के और थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। आगे फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है वो उसका? गुरु स्वर। क्या नाम है उसका? गुरु स्वर। क्या नाम है? गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। बच्चों कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। उसे क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी हमने कर ली ह्रस्व स्वर की बात या लघु स्वर की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर की। बच्चों जो दीर्घ स्वर है हम इसको गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। गुरु स्वर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, गुरु स्वर। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, या परिभाषा में हम कैसे, अगर हम इसको विभाजित करने की बात करें तो कैसे करेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है बच्चों? 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। उसे क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है इनकी संख्या? 7 होती है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया उसी प्रकार से मैं दोबारा से बता देता हूं कि जैसे ह्रस्व स्वर से क्वेश्चन पूछा था, वैसे ही दीर्घ स्वर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है।
और दिए गए विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि कौन कौन से होते हैं। चलिए इसके बाद कर लेते हैं हम किसकी बात, प्लुत स्वर की। किसकी बात कर लेते हैं, प्लुत स्वर की। क्या होते हैं प्लुत स्वर? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, कितना समय, 3 गुना समय लगेगा किसमें, उच्चारण काल में, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर कितने होते हैं, एक होता है। कितने होते हैं, एक होता है। वर्णमाला में इसको नहीं रखा जाता, वर्णमाला में इसको नहीं रखा जाता, सिर्फ परिभाषित किया जाता है। अब बच्चे कह रहे होंगे सर क्यों रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता, क्यों भाई ये बुकों में है पहले से, तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि प्लुत स्वर उच्चारण में लघु स्वर से कितना समय लेता है। तो कितना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। इसको हम त्रिमात्रिक भी कहते हैं। ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है, और ये क्या है, त्रिमात्रिक है। क्या होता है, त्रिमात्रिक होता है। बच्चों ये क्वेश्चन याद रखना, कुछ भी अगर मैं आपको बताता हूं तो ऐसा नहीं बताता कि जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। अलग अलग एग्जामों में कहीं ना कहीं जो मैं आपको चीजें बताता हूं वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं एग्जामों से वो रिलेटेड ही होती हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, लघु स्वर, गुरु स्वर के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, 3 मात्राओं के होता है। रा, जैसे हमने इसको रा कह दिया या इस तरीके से बना दिया, ओम की आकृति में बना दिया, ये क्या होता है, हमारा प्लुत स्वर होता है। तो बच्चों समझ में आया कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों को विभाजित करा गया वो 3 भागों में करा गया है। ये तीनों भाग मैंने आपको बता दिए। ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर था, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर था। इसके आगे हम फिर आगे चलते हैं। आगे है हमारा जीव के प्रयोग के आधार पर। किसके, जीव। जीव मतलब हमारी जो टंग, अंग्रेजी में जिसको टंग बोलते हैं, ये क्या होती है, हमारी जीव। जीव के आधार पर हमने क्या करा है, स्वरों का वर्गीकरण करा है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने जीव के आधार पर कैसे कर दिया। मैंने नहीं करा है, हमारे जो विद्वान हैं, हिंदी के, संस्कृत के जो विद्वान हैं, उन्होंने जीव के आधार पर क्या करा है, स्वरों का वर्गीकरण करा है। अब जीव में अगर हम देखते हैं तो जीव में कितने भाग कर लिए उन्होंने, 3 भाग कर लिए, जो पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने भाग कर लिए, 3 भाग कर लिए। एक अग्र वाला, यानी कि जो हमारी चोंच होती है जीव की, एक मध्य वाला, जीव का जो बीच वाला हिस्सा होता है, और एक पश्च यानी कि पीछे वाला, यानी कि जीव के 3 भाग कर लिए। और 3 भाग करने के बाद क्या करा, जिस स्वर का जहां से उच्चारण करा जाएगा उसको वहीं रख दिया, उसको वहीं फिट कर दिया। बच्चे ये रटने का टॉपिक नहीं है, ये समझने का, और उच्चारण करके इसको हम समझ सकते हैं, उच्चारण करके। जैसे अग्र स्वर की हमने बात करी, किसकी करी, अग्र। अग्र मतलब होता है अगला, यानी कि जीव की नोक से, जीव की नोक से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उसे क्या कह दिया, अग्रस्वर कह दिया। क्या कह दिया, अग्रस्वर कह दिया। इसमें क्या आया है, ई, ए और ऐ आया है। ठीक, अब तुम किताबी भाषा पे ना जाकर इन वर्णों का अपने अनुसार उच्चारण करके देखो। करो उच्चारण। हमने करा क्या, ई, ए, ऐ। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जीव का जो अगला भाग है वो काम कर रहा है बार बार। यदि मैं बोल दूं ओ, अब आप बोल के देखो ओ, और वहां बोल रहे हैं आप ई और ओ, बड़ा अंतर नजर आएगा आपको। अंतर आ रहा है ना बच्चों, बोल के देख रहे हो ना आप। हाँ, तो अंतर आपको जो नजर आ रहा है वही तो अंतर है। यानी कि जीव के अगले भाग से जिन वर्णों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करा जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम अग्रस्वर कहेंगे। और इसमें कितने आते हैं, ये 4 आते हैं। कितने आते हैं, ये 4 वर्ण जो आते हैं वो अग्रस्वर। उसके बाद हमने एक बात करी किसकी, मध्यस्वर की। मध्य मतलब बीच वाले भाग से, यानी कि ना आगे से ना पीछे से, जो बीच वाले स्थान से बोले जाएंगे उनको क्या कहते हैं, मध्यस्वर। उसमें क्या आया, आ। क्या आया, आ जो है हमारा वो क्या है, वो मध्यस्वर है। और ये कितने होता है, अकेला होता है, यानी कि 1। मध्यस्वर से उच्चारण होने वाले स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो 1 होती है। उसके बाद आया पश्च स्वर। पश्च मतलब पीछे से, यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से, जहां से हमारी जीभ जुड़ी हुई होती है, वहां से जब हम किसी स्वर को बोलेंगे और वहां से जब हमें काम करना पड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम पश्च स्वर कहेंगे। और इसमें भी कितने वर्ण आते हैं, हमारे 4 वर्ण आते हैं। ए आएगा, उ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे हैं पश्च स्वर, यानी कि
जीव के पिछले भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। तो बच्चों हमने जीव के आधार पे पढ़ लिए, इससे पहले मात्रा के आधार पे पढ़े थे। ये जीव के आधार पे है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ना पूछे गए हैं और ऐवे ही सर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार, मुख, अब हमारे मुंह को खोलने और बंद करने के आधार पर क्या करा है हमने, स्वरों का वर्गीकरण करा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या करा है हमने, स्वरों का वर्गीकरण करा है। पहले है हमारा विव्रत। विव्रत यानी कि जो हम क्या करेंगे, मुंह को खोलेंगे। क्या करेंगे, मुंह को खोलेंगे, उसको क्या कहा है हमने, विव्रत। यानी कि जब हम मुख को पूरा खोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विव्रत कहते हैं। विव्रत यानी कि मुख को खोलेंगे। खोलेंगे कैसे, जब हमारा मुख पूरा खुला हुआ होगा तो उसको क्या कहते हैं, हम विव्रत कहते हैं। उच्चारण करके देखेंगे, ओ सॉरी आ, क्या कहा हमने, आ। जब आ कहा तो वैसे भी अगर हमारे यहां चोट लग जाती है, कोई बात हो जाती है, हम कहते हैं हा वाला अलग होता आ, कई बार आ कहते हैं, तो मुंह क्या हो रहा, हमारा पूरा खुलेगा। क्या होगा, मुंह हमारा पूरा खुलेगा, उसे क्या कहते हैं, विव्रत कहते हैं। अर्थात जब हमारा मुंह पूरा खुला हुआ होता है उसे विव्रत कहते हैं। और विव्रत जो वर्ण होता है, बच्चों हमने विव्रत देख लिया है। अब बात करते हैं हम अर्ध विव्रत। अर्ध का मतलब आप हिंदी में समझते हैं कि अर्ध का मतलब होता है आधा। अब बात हमने पहले करी थी विव्रत की, यानी कि पूरे की बात करी थी। अब अर्ध विव्रत की बात करेंगे तो आधे की, यानी कि उसमें मुंह पूरा खुल रहा था। इसमें क्या होगा, जब मुख हमारा आधा खुलेगा, यानी कि स्वर वर्णों के उच्चारण में जब हमारा मुख आधा खुलता है, हम उसको क्या कहते हैं, अर्ध विव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में क्या आ रहा हमारा, ए, ऐ, ओ, ये क्या है हमारे अर्ध विव्रत के अंतर्गत। यानी कि मुख हमारा खुल तो रहा है, लेकिन जो पहले था उसके सापेक्ष कम खुल रहा है, आधा खुल रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा है, अर्ध विव्रत कहा है। क्या कहा है, अर्ध विव्रत। चलिए समझ में आया, विव्रत पूरा खुलेगा, अर्ध विव्रत आधा खुलेगा। अब नया शब्द है हमारे पास, अर्ध संव्रत। अर्ध तो मैंने पहले आपको बता दिया कि आधा है, संव्रत का मतलब है बंद। जब हमारा मुख लगभग आधा बंद रहेगा, पहले हम आधा खुलने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम आधा बंद होने की, कि लगभग जब हमारा मुख आधा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं हम, अर्ध संव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अर्ध संव्रत कहते हैं। और अर्ध संव्रत में क्या आता है हमारा, ए और ओ, ए और जो ओ आता है वो आता है हमारा अर्ध संव्रत में। इसके बाद है हमारे पास संव्रत। अब हमने क्या करा, आधा हटा दिया, अर्ध हटा दिया, तो बचा गया संव्रत। संव्रत लगभग मुख जब हमारा पूरा बंद रहेगा, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग हमारा जो मुख है, मुंह है, वो लगभग बंद रहता है, पूरा बंद नहीं, लगभग बंद की स्थिति में रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम, संव्रत कहते हैं। बोल के देखो, ई उ, यानी कि लगभग बंद है, बस थोड़ा सा खुला हुआ है, उसको क्या कह रहे हैं हम, संव्रत कह रहे हैं। तो समझ में आया बच्चों, विव्रत पूरा खुला, अर्ध विव्रत आधा खुला, अर्ध संव्रत आधा बंद, संव्रत लगभग पूरा बंद। यानी कि मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। क्लियर। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब होठों की स्थिति के आधार पर, इन्हें हम ओष्ठ भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है, और जो होठ होता है ये उसका तद्भव शब्द है। तत्सम और तद्भव तो आप जानते ही हैं। चलिए नहीं जानते कोई बात नहीं, जब आगे हम बात करेंगे, जब अपनी सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे तब हम उसके आगे बात कर लेंगे। होठों की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी, अव्रतमुखी और व्रतमुखी 2 भागों में हमने इसको विभाजित करा है। व्रत, व्रत तो आप जानते हैं क्या होता है भैया, गोला होता है। क्या होता है, व्रत गोला होता है। तो अब व्रत से मतलब है कि गोल रूप में, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। लगभग जब हमारा मुख के जो होठ हैं, मुख के बाहर जो होठ लगे हुए हैं, ओष्ठ जिनको हम बोल रहे हैं, होठ हैं, जब लगभग वो व्रत के आकार में नहीं होंगे,
लगभग वृत्त के आकार में, यानी कि वो गोल रूप अर्थात वृत्त का रूप नहीं लेंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं, अवृतमुखी। यानी कि उसके लिए निगेटिव के लिए, ना के लिए हमने यहां आ जैसे शब्द का प्रयोग करा है, क्योंकि हिंदी में एक है जैसे ज्ञान और अज्ञान लगा देते हैं हम, उसका विपरीत हो जाता है, ऐसे वृत्त का अवृतमुखी हमने यहां कर दिया है। जब लगभग हमारे जो होठ होंगे वो एक वृत्त की स्थिति में नहीं होते, गोल नहीं बने हुए होते या वृत्त नहीं बनाते, उसे हम आवृतमुखी कहते हैं। और आवृतमुखी जो वर्ण है हमारे वो ए, आ, ई, ए और जो ऐ हैं, ये अवृतमुखी वर्ण हमारे होते हैं। और वृतमुखी जब लगभग हमारे जो ओष्ठ हैं, होठ हैं, वो वृत्त का रूप ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम वृतमुखी। यानी कि ऊ, ओ, औ उच्चारण करके देखो, वो पहली बात ही याद रखनी है आपको, ये सब क्या है, हम उच्चारण करते रहेंगे तो इनका रूप हमें मिलता रहेगा। एग्जाम में हम रटना नहीं है, एग्जाम के लिए हमें इन्हें समझना है और इनका उच्चारण करके याद रखना है बस। तो इस प्रकार ये हमारे वृतमुखी और अवृतमुखी होठों की स्थिति के आधार पर है। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मात्रा के आधार पर पढ़ लिया, क्लियर। उसके बाद हमने क्या करा, जीव के आधार पर पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने किसके आधार पर पढ़ा, होठों के आधार पर पढ़ लिया, मुख के आधार पर पढ़ लिया। इस प्रकार से हमने इनका स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया जो अलग अलग आधार पे है, और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो स्वरों वाला टॉपिक है लगभग पूरा हो गया। मुझे नहीं लगता इससे आपका कुछ छूट गया होगा, और सारे डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बता दी। जितना पढ़ाया है ध्यानपूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा। स्वरों से अगर क्वेश्चन आएगा वर्णमाला से, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाता, लगभग इसी में से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिए, और वही बात कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करा हो तो शेयर और लाइक भी आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर चीजें मिलती रहें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।